गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग यूजीसी नेट के पेपर 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जहां 2006 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे थे। हमारी कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को पूरी की पूरी पीवाईक्यू सॉल्व करवा दूं, जिसके अंदर देखिए मैं दो चैनल है। मेरा पहले चैनल डॉक्टर अवधेश सर के नाम से उस पर मैं उस चैनल पर मैं 1995 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यू को सॉल्व करवा रहा हूं। और यहाँ पर ये मेरा इस चैनल के ऊपर हमारी कोशिश यही है। यहाँ पे देखिए दोनों चैनल का वो है, आप यहाँ पर YouTube पर ये दोनों चैनल डाल के देख सकते हैं। दोनों का नाम आ जाएगा, आपको क्लियर दिख जाएगा। पहले जो फिलॉसफी डॉक्टर अवधेश सर के नाम से है, इस पर 1995 से लेकर 2023 तक का फिलॉसफी यूजीसी नेट सीयूटी पीजी पीएचडी के सारे क्वेश्चन हैं, तथा इसके अंतर्गत पेपर 1 के अंतर्गत मैंने 2023 के क्वेश्चन, 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करवा दिया। आज 2021 के क्वेश्चन डिस्कस करवाने जा रहा हूं, जिससे आप लोगों को पहले मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी चीज़ करने से पहले ना देखिए, जितने भी आप लोग सफल लोगों को देखेंगे उसमें उनकी काम करने की स्टाइल देखिएगा, वो हमेशा अलग कर थोड़ा सा हट के देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जीतने वाले कोई अलग कार्य नहीं करते हैं, बल्कि हर कार्य को अलग अंदाज में करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और सफलता जितने भी लोग निकलते हैं, आज हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड वर्क करने का एसेंस कि 100 क्वेश्चन को आप 10 मिनट में करते हैं। देयर इज नॉट अ वैल्यूएबल थिंग्स। यदि 10 क्वेश्चन को 1 घंटे में 100 तरीके से करते हैं, ये होता है स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सफलता हमेशा स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्ट्रेटेजीज के माध्यम से मिलती है। पहला क्वेश्चन 2021 का पीवाईक्यू है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें क्या है कि डीआई का पहला है। देखो डीआई के क्वेश्चन करने से पहले देखो 2-3 चीजें मैं हमेशा कहता हूँ। इसमें आपको 3 चीजें बहुत अच्छे से आना चाहिए। पहला कि परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की बहुत अच्छे से आना चाहिए, और तीसरा एवरेज आना चाहिए। इन तीनों के लिए राकेश यादव सर की वीडियो पड़ी हुई है YouTube पर, आप लोग देख सकते हैं। वहां से आपका जो कंसेप्ट हो जाएगा वो बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं जो करवा रहा हूँ, आप तरीका देखिए, ट्रिक देखिए कि 5 में से 4 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करें कि आपका कंप्लीट हो। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन रन स्कोर्ड बाय इंडियन बैट्समैन अगेंस्ट द डिफरेंट कंट्री वनडे इंटरनेशनल ओडीआई एंड 20 वर्ल्ड कप मैच। टोटल रन स्कोर इंडियन बैट्समैन इन ओडीआई एंड 20 ये पूरा का पूरा है। तो देखो, जब भी इस तरीके से ये चीज़ें आती है ना, ये वनडे मैच क्या है, ये 2020 मैच क्या है। अब किसके इंडिया का ये प्रदर्शन है पाकिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के बाद श्रीलंका के बाद न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज एंड अदर्स के खिलाफ। यहाँ पर 2-3 चीज़ें पहले देख लेनी चाहिए। पहले की कितनी टीमें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल टीमें कितनी है, 8 टीमें हैं। ठीक है, अब दोनों को करना क्या चाहिए, देखो पहला क्या तरीका है कि इनको ऐड करके भी रख ले, इनको ऐड कर ले और इनको ऐड कर ले। ऐड करने से फायदा क्या है कि एवरेज पूछता है तो निकल जाता है। उसके बाद आपको ना हाईएस्ट किसमें है, इसमें हाईएस्ट मार्क्स किसका है, ठीक है, और ये लोवेस्ट मार्क्स किसका है, ये चीज़ें दोनों में से फाइंड आउट कर लेना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो हाईएस्ट है वो 14 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, ओडीआई में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, जबकि लोवेस्ट कितना है तो वो है श्रीलंका के खिलाफ। 2020 में क्या है, हाईएस्ट किसका है,
तो वो भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ है। लोवेस्ट किसका है, तो इंग्लैंड के खिलाफ है। ये चीज़ें इतना भी यदि ना मार्किंग कर ले जाते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो फ्री में मिल जाते हैं। ध्यान से देखते हैं आगे वाली। अब पूछ रहा है टोटल स्कोर, अब आगे है ना, टोटल स्कोर बाय बैट्समैन अगेन न्यूजीलैंड इन 2020। न्यूजीलैंड 2020 मैच आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज टोटल रन स्कोर द ओडीआई ऑफ द मैच। अब देखिए यहाँ पर आपको ये कह रहा है न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान के खिलाफ, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई का और 20 का। जब इस दोनों को हम फाइंड आउट किए हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आया है वो 68% आया है। ठीक है, इसी तरीके से क्या है, इन द केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द डिफरेंस बिटवीन रन स्कोर बैट्समैन ओडीआई एंड 2020 इज द सेकेंड लोवेस्ट स्कोर, सेकेंड लोवेस्ट। अब यहाँ पर देखिए ओडीआई की जब बात आती है और सेकेंड और 2020 में तो हाईएस्ट सेकेंड लोवेस्ट पूछ रहा है। तो आप देखें कि 9 था, सेकेंड हाईएस्ट 9.5 के रूप में था। किसके ऊपर था, तो आपने एक चीज़ देखा कि दोनों को फाइंड आउट करने के बाद ये दिखा कि इसमें दोनों में जो सेकेंड लोवेस्ट स्कोर था वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है द रन स्कोर बाय बैट्समैन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन 2020 अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द रन स्कोर ऑस्ट्रेलिया इज ओडीआई। अब ओडीआई ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई में हम देख लेंगे 17% है ओडीआई का, और उसके बाद किसका पूछ रहा है, वेस्ट इंडीज का, इसमें क्या है 14%। दोनों को जब हम फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का जब फाइंड आउट करेंगे तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो 73% मिलेगा। ठीक है, अब बेसिक चीज़ों को समझने के लिए एक लाइन का ट्रिकी क्वेश्चन होता है प्रॉफिट और परसेंटेज का। आप ना राकेश यादव सर की यूट्यूब पर वीडियो 7 घंटे की पढ़िए, उसको देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा यदि आप लोग कमेंट में कहेंगे तो आप लोगों को प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज पढ़ा भी दूंगा, जिससे आप लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द बैट्समैन स्कोर 280 रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान 2020 मैच, देन व्हाट वुड हैव बीन द परसेंटेज ऑफ रन स्कोर बैट्समैन 2020 मैच के ऑल कंट्रीज बाय द 2020। यहाँ पर आपको टोटल एवरेज चाहिए, इसीलिए मैं जोड़वाया था। ठीक है, तो ये काम कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये काम हमेशा कर लेना चाहिए। तो इसको जोड़ने जब कैलकुलेट किया मैं तो उसका जो करेक्ट आंसर आया वो आया है 86%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3। आप देखें कि 5 में से लगभग 4 क्वेश्चन उसी धड़ेल पर है, कोई नया पैटर्न नहीं है। आप ना PYQ देखने के बाद ना पैटर्न को समझिए कि ट्रेडिशनल चीज़ें ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आगे की चीज़ें हैं गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, 1 इज लेबल्ड, ठीक है, कथन और कारण के रूप में है। ये चीज़ें देखिए, इसके लिए आपको ना कम से कम आपको वो चीज़ें आनी ही पड़ेगी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो पेरिस एग्रीमेंट 2014 में हुआ था, उसके बारे में पूछ रहा है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी से है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लो इमर्सन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी बाई ईच कंट्री आर क्रिटिकल टू रिलीजिंग द गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, यानी कम से कम CO2 का उत्सर्जन करना है। ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDC डिक्लेयर, ये देखिए यहाँ से आपको ये फुल फॉर्म याद रखना चाहिए कि NDC नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन डिक्लेयर बाय ईच कंट्री आर नॉट सफिशिएंट टू कीप देयर राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर अप टू above the pre-industrial levels in the highest in the light of the above statement choose the most appropriate answer of the question। अब ये क्वेश्चन तभी बनता है जब आपका सही हो।
तो एक चीज तो पेरिस एग्रीमेंट में ये बात उठाई गई थी, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा कि ये प्री एग्रीमेंट की चीजें भी उसी को इंडिकेट कराती है। एनडीसी इसी चीज का जांच करने का काम करती है, ये फिक्स रिपोर्ट करती है कि इससे अधिक का इमरजेंसी यूज टू अन्य चीज़ों का नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये होगा कि बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन को जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुर रिसीव, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। अंकुर रिसीव इन ईमेल इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज क्रेडिट card is going to cancel. Email advise him to click on the provided link and sign into online banking. अब ये पूछ रहा है account is prevent the happening which is does a week later Ankur noticed 10 has withdraw from his bank account. What is fallen victim यहाँ पर a phishing scam, a Trojan horse, online blackmail, a virus। जब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको ना समझने वाला क्वेश्चन है कि इस तरीके के ना ये इस मूवी को समझना हो इस क्वेश्चन को, तो आप लोग एक मूवी देखिए मिक्की वायरस। मिक्की वायरस एकदम इसी घटना पर आधारित आपको हर चीज को ये इंडिकेट करवाने का काम करेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अब फिशिंग स्कैम के रूप में जाना जाता है, तो इसे ध्यान देने की बात है। ठीक है, मिक्की वायरस मूवी देखेंगे आपको सारी चीजें करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशंस आर। यानी देखो कम्युनिकेशन से कम है और ये कह रहा है ना इसमें से एप्रोप्रिएट कौन कौन से करेक्ट है। जब पूछे यहाँ पर देखिए कि मोस्ट आंसर इज गिवन बिलो, करेक्ट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। यदि करेक्ट वो ढूंढे, करेक्ट पूछे, तो हम ये देखते हैं कि इसमें गलत कौन है, नॉट करेक्ट कौन है। पहला एक चीज ढूंढते हैं, बाकी चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है कम्युनिकेशन के लिए। तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ठीक है कोई भी चीज ओवरलोड में नहीं चलती है। पहली चीज तो जिनको कुछ नहीं आता है वो भी पता है कि ओवरलोड की चीजें कम्युनिकेशन क्लासरूम में नहीं चलेगी, यानी ये तो गलत है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ है विकल्प में। ये गलत है, ये तो फिक्स हो गया। तो देखते हैं कि ये यहाँ पे है, ये क्वेश्चन गलत है, एक यहाँ पे है, यानी 2 क्वेश्चन हमको गलत हो गया। दूसरा देखते हैं कि यूज फॉर अनफेमिलियर वर्ड, क्लासरूम में कभी भी बेकार के शब्द कोई टीचर नहीं करेगा, तो ये भी गलत है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बी भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी ठीक है। इस तरीके से ढूंढा जाता है। एमसीक्यू सॉल्व करने की एक स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी को ट्रेंड को पकड़िए, ये जरूरी है। देयर इज नॉट अ मैटर थिंग्स हाउ मेनी क्वेश्चन यू सॉल्व इन वन डे, इट इज मैंडेटरी थिंग्स टू हाउ टू अंडरस्टैंड the strategic trends of all MCQ question. It's necessary thing for your exam. Then you should try to understand your trading factors of the question, not multiple question. Next question है given below 2 statement a number is divided, ये number system से क्वेश्चन है, ठीक है। A number is divided by 3 if the sum is divisible। यदि कोई नंबर 3 से डिवाइड होती है उसका 3 भी डिवाइड हो जाता है, तो डिजिटल वाला तो पक्का हो जाता है, ठीक है। यानी 3 से डिवाइड, यदि 9 है तो 3 से डिवाइड होगा। इनका 9 प्लस 9 करेंगे, ये भी 18 है, तो ये भी डिवाइड होगी डिवाइड, ठीक है। कोई जो ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यानी डिवाइड हो ही जाएगा, यानी ये करेक्ट है। ये तरह तो फाइंड कर लिए नंबर सिस्टम में। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, एक कोई नंबर है जो 9 से डिवाइड, इफ द सम ऑफ डिजिट इज नॉट डिवाइजिबल बाय 9, ये तो गड़बड़ है। यदि 9 में 9 जोड़ दिया जाए तभी भी 9 से डिवाइड 9 से डिवाइड हो गया,
क्योंकि 9 9 18 हो जाएगा, 18 को 9 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। यानी क्या है, ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंगल्स ऑफ हैंड ऑफ द क्लॉक, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक गोला बना के देखते हैं, थोड़ा सा गोला कायदे से बनाइएगा। ठीक है, इस तरीके से बांट के, यहाँ 12 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 6 हो गया और 9 हो गया। इस डायमेंशन को भी समझ लेंगे 5-5 मिनट के अंतराल पर, ये 15, ये 15, ये 15, ये 15। तो जब इसको फाइंड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका, जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर आएगा 6071/2, इसका करेक्ट आंसर मैंने फाइंड आउट किया था। तो वो है, आप लोग ना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन को सॉल्व में यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। फिर स्टेटमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है, और स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछने का मतलब कि आपको करेक्ट आना ही पड़ेगा। ये प्रॉफिट लॉस परसेंटेज क्या है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट द गेन ऑफ 19%, यदि कोई वस्तु है उसको 19% के लाभ पर बेचा जाता है, देन सेलिंग प्राइस 109 रुपये परसेंट कॉस्ट, यानी 109 का परसेंट सेलिंग प्राइस है। तो इस पर फाइंड आउट करना, इफ द आर्टिकल नो इज का कास्ट, ये दोनों को यदि आप फाइंड आउट किए, दोनों को सॉल्व किए प्रॉफिट परसेंटेज के आधार पर, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंटू 100 ये चीज़ है। तो जब इसको फाइंड आउट किए तो इसका जो करेक्ट आंसर मेरे को मिला, ठीक है, यानी बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसका जो करेक्ट आंसर मिला है 2 मिला है। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखने का प्रयास करें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, मतलब बाद के आज़ादी के बाद के हायर एजुकेशन की चीज़ों का सबसे अच्छा देखने का क्या, कौन सी ऐसी चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, टीचर एजुकेशन पहले भी था, टेक्निकल एजुकेशन पहले भी था, लीगल एजुकेशन पहले भी, डिस्टेंस एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल दिखाई पड़ता है, जिसमें इग्नू हो गया, राजर्षि टंडन हो गया, बाकी यूनिवर्सिटियाँ इसी तरीके से। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कंटेंट एंड स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रेडिक्टर वेरिएबल इन इफेक्टिव टीचिंग। सेकेंड इज ए गुड and communicative teachers evoke related to the less communication statement, which are the correct। तो ये जब तक आपको ना करेक्ट आंसर नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखो, ये जो कंटेंट एंड स्टाइल कम्युनिकेशन इफेक्टिव टीचिंग के लिए तो करेक्ट है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर 1 है, वो सही है। लेकिन जब हम देखते हैं स्टेटमेंट इसका 2 तो ये गड़बड़ आता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ए करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप ऊपर देखो, उपनयन इन इंडियन सिंबलिज्म लॉजिक में विच ऑफ द एरिस्टोटल। अब थोड़ा सा ना देखो, मैं अब ये पूरा कम्प्लीटली फिलोसफी का है, तो फिलोसफी का हमें पढ़ाने के 2 है। पहले हम इंडियन फिलोसफी देख लेते हैं। इंडियन फिलोसफी में फिलोसफी का स्टूडेंट भी है, फिलोसफी पढ़ाता भी हूँ फिलोसफी। तो यहाँ जो बात आती है प्रमाण की, सोर्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, तो इसमें 4 चीज़ें हैं, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है, परसेप्शन बोलते हैं, दूसरा इन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, अनुमान बोलते हैं, इसका टेस्टिमोनी बोलते हैं, ठीक है, शब्द प्रमाण भी बोलते हैं, उसके बाद कंपैरिजन, 4 शब्द होता है। तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं, ठीक है, कि इन्फ्रेंस में 2 प्रकार के होता है, एक होता है स्वार्थानुमान, परार्थानुमान, और उस दूसरा होता है आपके ना कंपोनेंट के आधार पर,
तो एक में 5 कंपोनेंट होते हैं, एक में 3 कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि न्याय फिलॉसफी का जो अनुमान की चीजें हैं उसमें क्या क्या है, मेजर, माइनर, कंक्लूजन और अरस्तु की चीजों से पूछ रहा है। तो देखो और दोनों के अंतर्गत कंपैरिजन की जो चीज की गई है वो निष्कर्ष पर ही की जाती है। जैसे ये कहे कि सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य अतः राम मरणशील है, यानी कंक्लूजन ही दोनों मेजर टर्म और माइनर टर्म को कैलकुलेट करके बताने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है किस बेस पर आधारित है, किस बेस पर आधारित है, तो वो कंक्लूजन की चीज़ों को इंडिकेट करवाता है, लेकिन चेंजिंग कहाँ पे करता है अरस्तु की चीज़ों में, वो है माइनर टर्म। माइनर टर्म बीच वाले टर्म पर ये पूरा का पूरा ये कंक्लूड हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2 माइनर टर्म के रूप में। फिर से एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को जानना चाहिए। ए कंपनी बॉस टेलीफोन्स इज हर, यानी इसमें देखिए ABC, ठीक है, और एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन और लिस्ट 1 है और इधर लिस्ट 2 है, मार्केटिंग कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्चुअल और उसके बाद इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये 4 प्रकार की कम्युनिकेशन है, इससे मैचिंग करना है। इसके लिए आपको ना ध्यान से किसी एक को मिला लेना है। ठीक है, किसी एक को मिला लेना है। देखो, और यदि जैसे मानते हैं इंफॉर्मेशन की एक चीज देखते हैं, अ कंपनी बॉस टेलीफोन हिज हर सेक्रेटरी टू सम हेल्प फ्रॉम आउटसाइड, यानी एक कंपनी का बॉस किसी अपने सेक्रेटरी से कहता है कि हमें बाहर के लोगों की जरूरत है, फोन करके बोलता है, यानी अपनी सूचना दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक, यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये क्लियर हो गया। दूसरा है कि अ कंपनी इशू अदर सर्कुलर गाइडलाइंस फॉर इट्स एम्प्लॉय, एक कंपनी का जो बॉस है कंपनी के रिलेटेड एक इशू को सर्कुलर करता है, गाइडलाइन सर्कुलर के ये काम नहीं करना चाहिए कोरोना के लिए, तो इसको कहते हैं वर्चुअल कम्युनिकेशन। इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हो गया। अब तीसरा का देखेंगे, एम्प्लॉय डिस्कस द सर्टेन इशू अमंग देमसेल्फ, यानी किसी पे करता है, तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब लास्ट में क्या कंपनी से, इसका क्या है, मार्केटिंग। तो अब इसका करेक्ट आंसर हम मिलाएंगे, यहाँ पर दिया है चूज द करेक्ट आंसर। तो ये सारा का सारा चीज इसमें इसका जो करेक्ट आंसर इसमें मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1 में मिलता है, क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट विकल्प है 1 में मिलता है। आपको यहाँ से यही विकल्प ही नहीं मिला, इसमें आपको 4 प्रकार की कम्युनिकेशन की परिभाषा डिफिनेशन मिली, इसको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ट्रेंड। अगला है द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर 35 इस द स्मॉलर नंबर इज, यानी 35 है, ये 2 चीज़ों में डिवाइडेड है, तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक कंफर्म हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 17 होगा। कैलकुलेट कीजिएगा, बहुत आसान है। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट। फिर से आगे आईसीटी का क्वेश्चन, a computer based on testing ensure high reliability and variability process evolution center on effective community dimension of behavior। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये जब बात आती है तो ये तो भाई गड़बड़ है, पहला स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। सेकेंड है सपोर्ट टू मटेरियल द प्रोग्राम इंडस्ट्रियल मॉडल्स टू हैव द ट्रेमेंडस यील्ड, ये क्या है, करेक्ट है। तो यानी एक गलत है, दूसरा सही है। इसमें देखें, एक गलत है और दूसरा सही है, ये गलत है, दूसरा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, घटते हुए। ठीक है, कि सबसे अधिक कौन कौन से है, ये सारे के सारे
ग्रीन हाउस गैस का एग्जाम्पल है मेथेन। अब इसमें से क्या है कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से हैं, उनका असेंडिंग ऑर्डर कौन कौन से है, इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। कौन कौन सी है, तो मेथेन भी आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है, सल्फर डाइऑक्साइड ओजोन आती है, CFC गैस भी आती है। तो इसमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट किसका है। देखिए सबसे अधिक जो सबसे कम होता है वो एक तो है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी पहला क्या हो जाएगा B, ठीक है। उसके बाद क्या आता है CFC गैस, यानी दूसरा क्या आ जाएगा D, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, देखो 2 मिल जाता है तो आराम से। उसके बाद मेथेन आता है, उसके बाद सरफेस ओजोन आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इस तरीके से ना देखिए इसके ट्रेंड को समझिए, और कौन कौन सी गैस भाग लेती है। CO2 भी इसमें गैस में है, ठीक है। CO2 को इंक्लूड करेंगे, सबसे अधिक इफेक्टिव यही गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ही। ये टोटल गैसों का फॉर्मेशन है वाटर के साथ, जो वाटर में चिपक जाती है तो ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करती है, और ओजोन जो लेयर है, फोर्थ लेयर, उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। कुछ क्वेश्चन PYQ को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ा दूंगा। अगला है द ग्लोबल ऑफ इंक्वायरी इन द फंडामेंटल रिसर्च इन द डायरेक्ट एट द बिगिनिंग एंड द इंक्रीमेंट ऑफ द फंड ऑफ नॉलेज। यहाँ पर देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये बिना रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। इसको यदि फैक्ट आप जानते हैं तब तो ये क्वेश्चन सही बनेगा, वरना गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 1 देखें कि ये टोटली द गोल ऑफ इंक्वायरी, ये 100% सही है, ठीक है। अगला देखते हैं एन एक्शन रिसर्च इज द, ये इज द क्या है, तो ये भी करेक्ट है, यानी दोनों क्या है, स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन बिलो टू साउंड इज सेम इन, मतलब फ्रीक्वेंसी पे है, ठीक है, तीव्रता पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कैरेक्टर में भी ये डिफरेंट लाउड पे। द टू रिस्पॉन्स द ह्यूमन ईयर टू द नॉइज, हमारा जो कान होता है 600 से लेकर 6 मेगाहर्ट्ज की ये चीज़ें सुनता है, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रकार की होती है, उसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन कौन सी सही है। ये 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। ये भी पूरी के पूरा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फॉर द ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग आउटकम्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड द मोस्ट इफेक्टिव इन द टर्म ऑफ रिसर्च एविडेंस एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में कौन सी चीज़ें जरूरी है, होम रिलेटेड फैक्टर, स्कूल रिलेटेड फैक्टर, टीचर रिलेटेड फैक्टर, सप्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी रिसीव फैक्टर, इन चारों में कौन सी ज़्यादा जरूरी है। ये पूरी की टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्वेश्चन है, जिसका जो करेक्ट आंसर है उसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन है, फाइंड ऑड वन ऑफ द, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखो 3 स्टेज से करना चाहिए, पहले में ही आंसर मिल जाता है। 5 2 7 यानी +2, यहाँ पे 7 5 12 5 12 5 17, यहाँ भी 5 17 2 19। और देखो अब इसमें कितना गया, ऑड कौन सा, इसमें इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि 12 5 17 2 गया, 5 2 7, उसके बाद 7 5 12 5 आया, उसके बाद 12 5 17 5 आया, 7 2 19, ये ठीक है। तो इसमें से कौन सा 7 12 17 19 कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है। देखो पहला ही जो ट्रेंड आया वो आप देखिए कि सबके सब ऑड नंबर है, ये भी 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 ऑड नंबर है, लेकिन 12 क्या है, ये इवन नंबर है, यानी एकदम करेक्ट आंसर दिख गया इवन और ऑड नंबर से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि द वैल्यू ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर 21 इज द 33 डेसिमल नंबर सिस्टम। द वैल्यू ऑफ बाइनरी नंबर, ये कंप्यूटर से डेसिमल से संबंधित है, बाइनरी नंबर कंप्यूटर में आता है, ठीक है। कंप्यूटर के क्वेश्चन जब आएंगे
200 से अधिक क्वेश्चन बाइनरी नंबर का मैं करवा दूंगा, बेसिक चीज़ है। तो ये पूछ रहा है बहुत करेक्ट, बहुत इनकरेक्ट या किसमें से क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसका जो करेक्ट है कि बोथ आर ट्रू, दोनों ही क्या है, करेक्ट है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 24, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोरेज। मेमोरी कार्ड पूछ रहा है, HDD, SD, CPU, रैम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि सबसे इसका गिवन करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है, उसका जो करेक्ट चॉइस है वो 2 होगा, DACB। ठीक है, ये स्टोरेज का है। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन गिवन द बिलो, हरिकेन्स, ये प्रकार के ना, ये तूफान का नाम है, और टाइफून, ये दोनों ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन देखिए इस तरीके से, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में, ये टाइफून इस बेल्ट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साइड में चलते हैं। तो इस प्रकार के ट्रॉपिकल कैंसर कहते हैं जब प्रशांत महासागर की चीज़ों में चलती है। ठीक है, एक प्रकार की वार्म हवाओं से रिलेटेड है। तो ये पूछ रहा है कि क्या दोनों स्टेट में, तो ये दोनों ट्रॉपिकल सिस्टम, ये तो करेक्ट है। ये गर्म होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, ये भी सही है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर क्या है, ये दोनों करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखा कि आप लोगों को हमने 25 क्वेश्चन, सॉरी, आप लोगों को मैंने 25 क्वेश्चन करवाया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके PYQ को सॉल्व करने का प्रयास करें। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप ज़रूर बताने का प्रयास करें कि क्या गलती है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको समझने में, या कि किस बात का, कमेंट में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। तो अभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको पेपर 1 में सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।